गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो डाइजेस्टेड फूड था उस डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमसे कहता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, ये डाइजेस्टेड फूड 3 मैकेनिज्म होंगे। पहला पैसिव, दूसरा एक्टिव एंड तीसरा फैसिलेटेड डिफ्यूजन। इन 3 मैकेनिज्म के थ्रू जो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्ब करती है। सबसे पहले हम बात कर लें पैसिव मैकेनिज्म में, तो कहता है पैसिव मैकेनिज्म में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, क्लोराइड आयंस, ये 3 मेनली चीजें हैं। क्या क्या? ग्लूकोज, अमीनो एसिड और क्लोराइड आयन, ये पैसिव मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है। और कहता क्या है कि पैसिव मैकेनिज्म में होता क्या है? कहता है इसमें डिफ्यूजन होगा, इसमें डिफ्यूजन होगा। और डिफ्यूजन कहाँ होगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहां पर डिफ्यूजन होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव प्रोसेस। ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसेस था, नोट कर डालिए इसको। दूसरा हमारे पास आएगा फैसिलेटेड डिफ्यूजन। फैसिलेटेड डिफ्यूजन को हम को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अगर हमसे पूछा जाए कि फैसिलेटेड डिफ्यूजन को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बोला क्यों जाता है, तो कहा जाता है कि यहां पर कुछ आयंस होते हैं। ठीक है ना, यहां पर कुछ आयंस होते हैं जो कुछ सबस्टेंस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहा जाए, मान लीजिए हमारे पास फ्रक्टोज है, हमारे पास क्या है? फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज के साथ सम अमीनो एसिड, ये डायरेक्टली जो म्यूकोसल वॉल होती है, ठीक है, या इंटेस्टाइनल वॉल होती है, वो डायरेक्ट इनको एब्जॉर्ब नहीं करते। इनके एब्जॉर्प्शन के लिए उनको जरूरत होती है सोडियम आयंस की। किसकी जरूरत होती है? सोडियम आयंस की। सोडियम आयंस की मदद से जो हमारा ब्लड है या हमारा जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो इन सबस्टेंस को एब्जॉर्ब करता है। मतलब ये सोडियम आयन इन दोनों की मदद करता है ताकि ब्लड इनको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। इसी वजह से इसको बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सहायता करता है, ठीक है ना, यहाँ पर सहायता करता है सोडियम आयंस ताकि वहाँ पर तुम्हारा आसानी से डिफ्यूजन हो सके। और नॉर्मली अगर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है तो उसको पैसिव बोला जाता है। हम यहाँ पर फैसिलेटेड डिफ्यूजन जब बोलते हैं तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन का मतलब होता है कुछ एडिशनल पावर उसको दिया जाए, कुछ फैसिलिटी दी जाए। हमने इसके मूवमेंट के लिए फैसिलिटी क्या दी? मैंने कहा क्या, मान लीजिए मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना था, मुझे रास्ता नहीं पता था। ठीक है। अगर जब मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मुझे एक दूसरा आदमी मिल जाए जिसको भी वहीं तक जाना है, ठीक है, मान लीजिए मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता, मुझे रास्ते में एक दूसरा आदमी मिल गया जिसको भी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना था, तो अब क्या हुआ? मेरे लिए सहूलियत हो गई, मुझे फैसिलिटी मिल गई। अब वो आदमी मुझे रास्ता बताएगा,
तो वही क्या हो गया, फैसिलिटेटेड मूवमेंट हो गया। तो जहां पर मूवमेंट में कोई मदद करे वही क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। यहां भी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ही होगा, लेकिन यहां पर सोडियम आयन इन दोनों की मदद करेंगे ताकि ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को क्रॉस करके आसानी से ब्लड में जा सके। थर्ड जो प्रोसेस है वो थर्ड प्रोसेस है एक्टिव। क्या है, एक्टिव। कहता है एक्टिव प्रोसेस के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है, ठीक है। और दूसरी एक चीज एक्टिव प्रोसेस में, दूसरी एक चीज इसमें जो मूवमेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमको क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और कहता है कि यहां पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन टू कहां मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से सबस्टेंस होते हैं तो आप बोलोगे यहां पर ग्लूकोज होगा, सम इलेक्ट्रोलाइट, और कुछ अमीनो एसिड भी होते हैं, कुछ अमीनो एसिड भी होते हैं जिनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, एक्टिव। इन तीनों में एक चीज याद रखिएगा, पैसिव में हायर टू लोअर किसी की जरूरत नहीं है, फैसिलेट में हायर टू लोअर सोडियम आयन की जरूरत पड़ती है, और एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। ये तो हमने नॉर्मल डिफ्यूजन की बात कर ली। आगे इसी में कहता क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं, इसको नोट कर डालिएगा। इसके बाद कहता क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो ब्लड में डायरेक्टली डिजॉल्व नहीं होते या ब्लड उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो कहता है उसके लिए जो मूवमेंट होता है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल हमसे कहता है कि हमारे पास जो फैटी एसिड, हमारे पास क्या है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, हमारे पास क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इनको जो ब्लड होते हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते। सबसे पहले कहता है कि इनका कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्ट होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट में। उस स्मॉल ड्रॉपलेट को हम बोलते क्या हैं, मिसेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेल्स। इन मिसेल्स को एब्जॉर्ब करता है कौन, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इसी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें भाई, ये मिसल्स क्या है, स्मॉल ड्रॉपलेट है, इनका छोटा छोटा ड्रॉपलेट बन जाता है जिसको मिसल्स बोलते हैं। बाद में इन्हीं मिसल्स के ऊपर फैट ड्रॉपलेट की कवरिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कोलीमाइक्रॉन। क्या बोला जाता है, कोलीमाइक्रॉन। और ये कोलीमाइक्रॉन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से कहां जाता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ये जाता है लिम्फ में। कहां पे जाता है, लिम्फ में। और लिम्फ के थ्रू फिर ये यहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं कहां पर, ब्लड में, ठीक है। तो एक चीज ये याद रखिएगा, ये एक अलग तरीके का ट्रांसपोर्ट है। हमारे पास कुछ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। इन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करता। कहता क्या है कि सबसे पहले इन फैटी एसिड ग्लिसरॉल का स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्जन होता है जिसको मिसल्स बोला जाता है। फिर इन मिसल्स को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एब्जॉर्ब करती है, जहां पर उनके ऊपर फैट की एक कवरिंग डेवलप होती है जिसको हम कोलीमाइक्रॉन बोलते हैं। ये कोलीमाइक्रॉन को एब्जॉर्ब करता है लिम्फ, और यहां से कहा जाता है ब्लड में चला जाता है। नोट कर डालिए इसको। इसके बाद इसी में अगर हमसे पूछा जाए कि एब्जॉर्प्शन का जो प्रक्रिया है, एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कहां कहां पर होता है, तो बोलोगे माउथ में भी एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहां पर होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपसे कोई पूछ ले क्यों यहीं पर होता है, तो कहोगे सबसे ज़्यादा डाइजेशन ऑफ फूड भी यहीं पर होता है। भाई जहाँ पर बनेगा वहीं पर यूज होगा, तो यहाँ पर फूड का डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, तो इस वजह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे कहता है कि जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब सबस्टेंस यहां से जाएंगे कहां पर? ब्लड से कहां जाएंगे? ब्लड से जाएंगे टिश्यू में, और टिश्यू में ये क्या होते हैं? यूज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू के द्वारा इन सबस्टेंस के यूज होने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोला जाता है? एसिमिलेशन। अगर आपसे पूछे कि एसिमिलेशन क्या होता है, तो बोलोगे कि जो एब्जॉर्ब सबस्टेंस होते हैं उनका ब्लड से टिश्यू में मूवमेंट, और उसके बाद वहां पर उसका जो यूज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, ये अनडाइजेस्टेड फूड कहां पर पहुंचता है? ये पहुंचता है रेक्टम में। कहां पर पहुंचेगा? रेक्टम में। और रेक्टम में वॉलेंट्री एक्शन के द्वारा, वॉलेंट्री एक्शन के द्वारा ये बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्शन बोलते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री प्रोसेस, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री ये दो तरीके की प्रक्रिया आती है। अगर हमसे कहा जाए कि हमारी बॉडी में कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जो हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है, तो उसको वॉलेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, और जो हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता उसको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री। फॉर एग्जांपल, हमारे दिल की धड़कन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है ना, रिस्पायरेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन इस हाथ को ऊपर उठाना है और नीचे गिराना ये मेरे कंट्रोल में है, तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस है। तो उसी तरीके से जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, इनको बॉडी से बाहर निकालना एक वॉलेंट्री प्रक्रिया है। ठीक है, इसको नोट कर डालिए। ये चैप्टर हुआ खत्म। अब इस चैप्टर में लास्ट में आपके कुछ दिए हैं डिसऑर्डर। चलते हैं हम डिसऑर्डर की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक, इस लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्या? डिसऑर्डर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम, या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। जो सबसे पहला डिसऑर्डर हमको दिया जाता है वो है आपका जॉइंडिस। क्या है? जॉइंडिस। इसमें होता क्या है? जॉइंडिस में होता क्या है, जरा वो देखिए। हमसे कहता है कि हमारी बॉडी में होता है आरबीसी। हमारी बॉडी में क्या होता है? आरबीसी होता है, और आरबीसी के अंदर पाया जाता है क्या? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कहता क्या है कि जब आरबीसी की डेथ होती है, क्या होता है? आरबीसी की डेथ होती है, तो जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन आपका लीवर के अंदर, कहां पर? लीवर के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। किसमें? बाइल पिगमेंट में। किसमें? बाइल पिगमेंट में। और इन बाइल पिगमेंट का जो कलर होता है वो कलर होता है आपका येलो, पीले कलर का होता है। क्या हुआ? नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे बॉडी के अंदर। आरबीसी की डेथ होगी तो हीमोग्लोबिन लीवर के अंदर किसमें चेंज हो जाएगा? बाइल पिगमेंट में। जॉइंडिस में क्या होता है कि जो आरबीसी का डेथ रेट होता है, आरबीसी का जो डेथ रेट होता है, ये डेथ रेट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाएगा?
इंक्रीज कर जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी बहुत तेजी से डैमेज होने लगेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया बोलते हैं। तो जब डेथ रेट बढ़ेगा तो कहता है मैक्सिमम, जो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन होगा वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट होने लगेगा, इसमें बाइल पिगमेंट में। किसमें कन्वर्ट होने लगेगा? बाइल पिगमेंट में। ठीक है। और कहता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट होने लगेगा तो हमारे बॉडी का जो कलर होगा वो इस पिगमेंट की वजह से कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, पीलापन आ जाता है। बॉडी में क्या आ जाता है, पीलापन आ जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, शरीर पीला हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज हमसे कहता है ब्लड लेवल, ब्लड का जो लेवल है भाई, आरबीसी की अगर डेथ हो रही है तो ब्लड लेवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ब्लड का जो अमाउंट है आपकी बॉडी में क्या होगा, घटेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। अगर इसको रोका ना जाए तो बॉडी में ब्लड की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिससे इंडिविजुअल्स के डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नोट कर डालिए इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी में चलते हैं। ये तो हमारे पास पहला डिसऑर्डर था। हम दूसरे की बात करें, वोमिटिंग। वोमिटिंग कैसे होती है, उल्टी कैसे होती है? कहता है हमारा जो स्टमक था, उस स्टमक के जस्ट पहले, कार्डियक रीजन के जस्ट पहले एक वॉल प्रेजेंट थी जिसको बोलते थे ओइसोफेजियल वॉल। वोमिटिंग सेंटर में होता है क्या है कि जो हमारा स्टमक होता है वो स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो स्टमक के अंदर जो स्टोर फूड होता है वो प्रेशर लगाता है उस ओइसोफेजियल वॉल पर, और जैसे ही प्रेशर लगता है ओइसोफेजियल वॉल पर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाता है। कौन मूव कर जाता है? वॉल। और जो सारा का सारा फूड होता है वो हमारे फूड पाइप के थ्रू कहाँ आ जाता है, बॉडी से बाहर। तो अगर आपसे पूछे कि वोमिटिंग सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसका केंद्रक कहाँ होता है, वोमिटिंग सेंटर, तो हमारे बोलोगे वोमिटिंग सेंटर जो होता है वो हमारे ब्रेन के मेडुला रीजन में होता है। कहाँ पर होता है? मेडुला रीजन में होता है। और वोमिटिंग में होता है क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्टमक वॉल। जो हमारे स्टमक की वॉल होती है, उस स्टमक की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से जो सारा का सारा फूड मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से कहां जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, नोट कर डालिए। तीसरा जो हमारे पास आएगा वो डिसऑर्डर है डायरिया। क्या है? डायरिया। डायरिया में हमसे कहता क्या है कि मैंने बोला था आपके फूड पाइप में बोलस का मूवमेंट होता है। क्या होता है? बोलस का मूवमेंट होता है। अगर ये बोलस का जो मूवमेंट होता है, जो हमारा फूड, डाइजेस्टेड फूड या बोलोगे जो लुब्रिकेटेड फूड बक्कल कैविटी में होता है, जब हमारे फूड पाइप में ये मूव करना शुरू करता है, अगर उसमें जो मूवमेंट होता है वो इर्रेगुलर हो जाए, क्या हो जाए? इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ बोलस, या हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं इर्रेगुलर मूवमेंट ऑफ फूड पाइप। तो उसकी वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उसकी वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइम का प्रॉपर वे में सेक्रीशन नहीं होता, जिसकी वजह से जो आपका फूड होता है वो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं होता। और जब फूड प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं होगा तो जो लिक्विडिटी होगी वो फूड पार्टिकल में या फूड में क्या हो जाती है? लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाती है। लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। किसमें? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में।
जो फूड मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर आता है, ठीक है, उस फूड मटेरियल में वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं वो हमारे रेक्टम में प्रॉपर्ली स्टोर नहीं होते और इरेगुलर मूवमेंट की वजह से बार बार ये बॉडी से बाहर आते रहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। ठीक है, नोट कर डालिए। और इसी से डायरिया से रिलेटेड एक चौथा डिसऑर्डर है, हमसे कहता है कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है डाइजेशन की, उसको बोलते हैं इनडाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन में होता क्या है कि जो हमारा फूड होता है, जब फूड पाइप में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पर प्रॉपर में फूड का डाइजेशन नहीं होता। अब कई सारे रीजन इसके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे मैंने फूड लिया, खाना खाया, तो खाना भी खाया, साथ में पानी भी पिया, तो खाने के साथ अगर आप पानी पीते हो तो क्या होगा, सलाइवा आपका डाइल्यूट हो जाएगा। दूसरी चीज़, वो फूड जब तुम्हारे स्टमक में जाएगा तो जो HCl होगा, उस HCl में जब वाटर मिक्स होगा तो वो वाटर क्या करेगा, HCl को डाइल्यूट कर देगा, और HCl को डाइल्यूट करेगा तो वहाँ पर दो रिएक्शन होगी। पहली रिएक्शन होगी कि HCl के pH की वजह से या HCl के एसिडिटी की वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो डेड कर जाते हैं, वो नहीं होगा। दूसरी चीज़, HCl की एसिडिटी की वजह से आपका पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता था पेप्सिन में, जिसकी वजह से प्रोटीन का प्रॉपर डाइजेशन होता था। अगर आपका HCl डाइल्यूट हो जाएगा तो प्रोटीन का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन बोलते हैं। तो ये कुछ डिसऑर्डर हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ये आपके NCERT में भी दिए गए हैं। ठीक है, डाइजेशन चैप्टर हुआ समाप्त। इस चैप्टर के NCERT के जो क्वेश्चन है वो लगा लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास होगा, आप उस पर फोन करके पूछ सकते हो, या वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, इसके आगे फिजियोलॉजी में हमारा सेकेंड जो चैप्टर है वो सेकेंड चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, डाइजेशन चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, लगा लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।